देखिए आज देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट का। ठीक है, जो फ्री वैलेंट एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड फॉर्म का मैंने बता दिया था कल लास्ट। ठीक है, आज देखते हैं एलिमेंट फॉर्म जो है। तो फंडा 1 मिनट्स केमिस्ट्री में आज देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट स्टेट है। एलिमेंट स्टेट मतलब जिसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही हो, जीरो आ रही हो। देखिए जैसे बात करें, ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो एलिमेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देखें। वैसे जनरल देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट भी। जो ट्रेन मेल्टिंग पॉइंट का होगा वही बॉइलिंग पॉइंट का होगा, मगर जनरली वैसे क्या पूछेगा, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है तो बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा। मेल्टिंग पॉइंट का तो मतलब नहीं, मेल्टिंग पॉइंट उसके लिए पूछा जाता है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो। चलिए खैर, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आप देखें तो किस पे डिपेंड करेगा इस केस में। अगर एलिमेंट के केस में ले हैं तो सीधा सीधा इनकी ज्वाइनिंग। तो गैसेस आपस में, गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देखिए जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। यही इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। अब गैसियस फॉर्म है तो एलिमेंट फॉर्म है, तो एलिमेंट फॉर्म है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो जनरली क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स। एलिमेंट फॉर्म मतलब, एलिमेंट फॉर्म का मतलब है अपने आप में कंप्लीट हो गया, अब अनोदर एलिमेंट के साथ वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच नहीं होगा। तो किससे अटैच होगा, वीक वैन डर वाल फोर्स से। ठीक है, चलिए। तो ये नोबल गैसेस हैं, ये आपस में जल्दी से कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती, तो बस ये क्या है, इस एलिमेंट स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और आपस में। तो जिनोन के दो मॉलिक्यूल या क्रिप्टन के दो मॉलिक्यूल या हीलियम नियोन के दो मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े होते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्स से। अब जितना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब वैन डर वाल फोर्स जनरली इसमें किससे देखा जाएगा, एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से। तो जैसे जैसे क्या होगा, मास क्या होगा, इंक्रीज। अगर हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट जाएं तो हीलियम से ज़्यादा मास नियोन का, नियोन से ज़्यादा आर्गन का, आर्गन से ज़्यादा क्रिप्टन का। तो डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज। तो मास क्या होगा, इंक्रीज। और मास इंक्रीज होगा तो वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। और वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस केस में तो मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें नोबल गैसेस का, तो हीलियम से ज़्यादा नियोन, नियोन से ज़्यादा आर्गन, आर्गन से ज़्यादा क्रिप्टन, क्रिप्टन से ज़्यादा जिनोन। नेक्स्ट देखिए, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ये क्या है, देखिए नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होता है, जबकि P4 की बात करें, फास्फोरस, फास्फोरस एलिमेंट फॉर्म है और ये किस में एग्जिस्ट करता है, P4 में। ऐसे आर्सेनिक 4। ठीक है, तो ये गैस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ भी आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो यही ऑर्डर रहेगा जो बॉइलिंग पॉइंट का है। तो ये इनमें आपस में क्या देखना है, बस अपने आप में ये स्टेबल फॉर्म है इसकी। तो अनोदर अनोदर इसके ये नाइट्रोजन अनोदर दूसरे मॉलिक्यूल से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वीक वैन डर वाल फोर्स से। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, यानी कि जैसे केमिकल, यानी कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड, इस टाइप की फॉर्म नहीं होगी। तो बस क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। तो मास नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस का, और वैसे भी फास्फोरस 4 है, और फास्फोरस से ज़्यादा किसका, आर्सेनिक का। तो डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा तो मास इसमें क्या होगा, इंक्रीज। तो क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। और वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। तो डाउन द ग्रुप ये बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट सेम कहानी यहाँ हो गई, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इनसे मिलकर बनी हुई गैस। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, ये आपस में, अब ये अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड हो गया, तो कह सकते हैं यानी कि स्टेबल एलिमेंट है। बस ये हाइड्रोजन किस में, जनरली फ्री हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जनरली किस में एग्जिस्ट करेगा, ये नेचुरल हमें किस में पाया जाता है, H2 गैस में। तो अब H2S2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो H2S2 गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में वीक वैन डर वाल फोर्स से जुड़ेंगे। तो उनको रिमूव करने में जो फोर्स होगा, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा दो H2S2 के बीच में, उतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। वो होता कौन सा फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स किस पे वेरी करेगा, मास पे। तो देखिए, तो एच से हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर हम बात करें तो इनके मास की, तो प्रोटियम का तो मास 1 1, ड्यूटेरियम का 1 2 और ट्राइटियम का क्या होता है, 1 3। तो प्रोटियम से ज़्यादा मास किसका होगा, ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज़्यादा किसका होता है, ट्राइटियम का। तो मास क्या होगा इसमें, इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने से मास क्या हो रहा है, इंक्रीज। और मास इंक्रीज होगा तो वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। और वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे हो गई। तो बस मास क्या होता चला जाएगा इसमें, मास क्या होगा, इंक्रीज। तो वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। और वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर हो गई बात।
चलिए अब यहाँ देखें, ये हमारे पास क्या है, एटम है, और ये कौन से एटम है, मेटल। और मेटल एलाई की जो एग्जिस्टेंस है वो इस एलाई फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी इसके जब हम अर्थ क्रस्ट से इसे निकालते हैं तो ये इसके ऑक्साइड में, सल्फाइड में, हैलाइड में, इस टाइप से पाए जाते हैं। तो ये अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे साइज, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड। ये मेटल्स हैं तो मेटल्स आपस में किससे जुड़े होंगे, जब मेटल मेटल मान लीजिए हमें सोडियम भी मिला, अगर वो एलिमेंट स्टेट में है सोडियम में, तो एक सोडियम नहीं होगा, बहुत सारे सोडियम होंगे, और बहुत सारे सोडियमों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो ये मेटल हैं, ये आपस में वान डेर वाल फोर्स से नहीं जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड से। अब जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कैसे पता चलेगा जी, जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा क्या बनाएगा, उतने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, उतना जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे कहिए, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड और उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या मेटेलिक करैक्टर। ठीक, मगर ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो सभी के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सबके पास एक एक है, आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वही अनपेयर्ड होगा। तो फिर क्या देखें, तो फिर जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर देख लो साइज क्या होगा, साइज जिसका बड़ा होगा। देखिए अगर हम बात करें साइज की, तो साइज क्या होगा, साइज में कहानी उल्टी है। हमें लगता है कि जो बड़ा साइज का एलिमेंट है उसमें बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं, जिसका साइज छोटा होता है उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगी, ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम। जितना साइज बड़ा उतना ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बड़ी, और बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होती है उतना बॉन्ड क्या होता है, वीक। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा, जिसमें स्मॉल साइज है। तो अगर हम साइज देखें तो साइज इसमें क्या होगा, अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, एटॉमिक साइज, तो वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगी, डिक्रीज, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे तो मेल्ट होने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जनरली इसमें नहीं पूछ रहे, हाँ पूछेगा भी तो उसका भी ट्रेंड वैसे रहेगा जैसा मेल्टिंग पॉइंट का है, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा, कम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये फ्री स्टेट एलिमेंट तो है मगर मेटल है, और फ्री स्टेट एलिमेंट है तो उनके बीच में या तो वान डेर वाल फोर्स होगा या मेटेलिक बॉन्ड होगा। ये आपको पकड़ करनी है कि वो नॉन मेटल के हैं कि मेटल के हैं। तो ये सब नॉन मेटल के थे, देखिए सब नॉन मेटल थे, तो सब में क्या चल गया था, वान डेर वाल फोर्स। और ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, मेटल का, और मेटल का आ गया तो इसमें क्या चलेगा, मेटेलिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अगर हम बात करें MbECa के सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं वैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr और Ba, ठीक। तो इसमें भी ये क्या है, मेटल है, तो मेटल है तो इसमें भी क्या होगी, मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटेलिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, और इसमें भी क्या होगा, साइज के अकॉर्डिंग। अगर हम क्या करेंगे, एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट यहाँ जाने से क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो उस केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। मगर ये Mg ट्रेंड से क्यों अलग हो गया, क्योंकि B के बाद Mg आना चाहिए, उसके बाद C आना चाहिए, ये थोड़ा सा ट्रेंड हो गया। रीजन क्या है, किसकी वजह से ये होता है, ड्यू टू, इसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ड्यू टू क्रिस्टल लैटिस की वजह से। इसकी जो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, इनके क्रिस्टल लैटिस की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम से क्या हो जाता है, डाउन। क्रिस्टल लैटिस मतलब यानी कि आपस में कुछ कोवलेंट बॉन्ड आपस में बना के क्रिस्टल फॉर्म बना लेता है, जैसे क्रिस्टल सॉलिड होते हैं यानी कि कोवलेंट सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो अपने स्ट्रक्चर की वजह से ये थोड़ा सा अलग है,
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनका जब मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो उसमें mg ट्रेंड से उल्टा हो जाता है, तो ट्रेंड थोड़ा बदल जाता है। ऐसे आप ध्यान रख लो, कैसे कहें, बेकार, बेकार, ठीक है, बेकार, बेकार सर मांगे, एक मिनट, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि सेकेंड ग्रुप का जो मेटल है उनमें मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक ट्रेंड में चेंज आता है। mg क्या होता है, सेकेंड पोजीशन पर आना चाहिए मगर लास्ट पोजीशन पर आ जाता है। रीज़न क्या है, इसकी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से। तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, ये लास्ट में आता है। और इसे आप याद रख सकते हैं ट्रेंड, वैसे तो आपको याद हो गया कि ट्रेंड इसका अलग रहेगा, किसका, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का। वैसे इसे याद रखना चाहो तो इस तरीके से, वैसे वो बेकार की बात है, बस अब तो ये बात ध्यान रहे, याद रख सकते हो। वैसे इसे BE और CA इसे बोल सकते हैं बेकार, इतने को बोल सकते हैं बेकार सर, SR हो गया सर, ठीक है, बेकार सर बालम मांगे, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं बेकार सर बालम मांगे। चलिए खैर बात करें, जैसे F2Cl2 Br2I2 क्या है, ये मेटल के एलिमेंट्स हैं या नॉन मेटल के, नॉन मेटल के एलिमेंट्स हैं। और इनकी जो हैलोजन की जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो एलिमेंट, ये फ्री एलिमेंट, ये एलिमेंट फॉर्म क्यों कहला रही है, क्योंकि सेम सेम एटम, या तो सिंगल एटम हो या सिंगल एक ही एलिमेंट के दो एटम आपस में कंबाइन हो, सेम एटम कंबाइन हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट एलिमेंट, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था किसमें, रिडॉक्स में। तो देखिए ये तो फ्री स्टेट एलिमेंट हैं सब, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सबकी क्या रहती है, 0, ठीक है, तो इसलिए फ्री स्टेट कहलाएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, जब ये नॉन मेटल है तो क्या चलेगा, वान डेर वाल्स फोर्स। अब जो F2 गैस है या Cl2 जो गैस है या Br2 जो गैस है या I2 जो गैस है, वो आपस में किससे जुड़ी होंगी, सब I2 किससे जुड़ी होंगी, वीक वान डेर वाल्स फोर्स। ऐसे Cl2 किससे जुड़ी होंगी, वीक वान डेर वाल्स फोर्स से। तो जिसमें वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। जनरली वैसे क्या पूछा जाएगा इसमें, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो देखिए, तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि F से ज्यादा Cl का, Cl से ज्यादा Br का, Br से ज्यादा I का। तो मास लेफ्ट टू राइट जाने से, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मास क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, इंक्रीज, और वान डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज, तो इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। अब बात कर लें, जैसे 3D 4D 5D सीरीज के एलिमेंट हैं हमारे पास, क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमने क्या ले लिया, जैसे पर्टिकुलर पीरियड ले लिया कोई, ये मान लीजिए पर्टिकुलर कोई ग्रुप ले लिया, ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है। तो इनके बीच में अगर हम बात करें तो 3D 4D 5D, पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन है, मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं, मेटल होते हैं। और मेटल होते हैं तो क्या देखेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट चलेगा वो किस पे चलेगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। अब मेटल में अगर हम बात करें तो 3D 4D 5D, अगर नंबर मेटल की दो बातें हैं, एक तो किस पे चलेगा, एक देखिए मेटल जो मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। अब जो अगर हम बात करें मेटेलिक बॉन्ड की, तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। अब हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट ले रहे हैं 3D 4D 5D, तो अगर पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट ले रहे हैं, एक 3D का, एक 4D का, एक 5D का, तो उस केस में तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेड पे तो डिपेंड करेगा नहीं, फिर डिपेंड किस पे करेगा, साइज पे। साइज पे कह लो, या एक और फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप में जाते हैं तो 3D से ज्यादा जेड इफेक्टिव किस में होता है, 4D में, और 4D से ज्यादा किस में होता है, 5D में। तो अगर हम इसमें देखें 3D से ज्यादा जेड इफेक्टिव, तो इसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो 3D से हमेशा ज़्यादा होगा 4D एलिमेंट का, और 4D एलिमेंट से ज़्यादा होगा किसका, 5D एलिमेंट का, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में। अब ग्रुप 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो किससे चलते हैं, यानी कि सेकंड बी से, यानी कि थर्ड बी से। और थर्ड बी से जब, जैसे मान लीजिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 2, जैसे हम चलेंगे पीरियड में, तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, जो लास्ट एलिमेंट होता है किसी भी डी सीरीज का, जो लास्ट एलिमेंट है
उसमें कहानी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, फुल्ली फिल्ड। अब डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो, डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गई तो डी के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो कम करते हैं, मगर जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कहीं पे इतने ज्यादा हो जाए, कमजोर लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं, तो उनकी भी पावर तकड़ी हो जाती है। आ रही बात समझ में नहीं? देखिए डी का जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के रिपल्शन कम करता है, रिपल्शन कम करता है तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो एकदम से क्या हो गया, ताकतवर हो गया। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जितना रिपल्शन करेगा उससे कहीं ज्यादा न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। जैसे आप इधर जा रहे हैं D1 है, D1 से D2 लाओगे तो D2 लाते ही एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, एक प्रोटॉन भी बढ़ गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर मान लीजिए 21 से 22 हुआ तो 22 एटॉमिक नंबर 21 से बढ़ के 22 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया और एक प्रोटॉन भी बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा वो तो बढ़ा डी सबसेल्स का, डी सबसेल्स के इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन उतना स्ट्रांगली करते नहीं, मगर न्यूक्लियस तो अपना उतना इफेक्ट दिखाएगा, एक जो प्रोटॉन बढ़ा वो तो अपना इफेक्ट उतना दिखाएगा। तो एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितना रिपल्शन दिखाना चाहिए उतना दिखा नहीं पाता, क्योंकि वो डी में गया, और प्रोटॉन को जितना अट्रैक्शन दिखाना चाहिए वो उतना दिखा रहा है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन बढ़ जाती है। मगर डी में जैसे एक इलेक्ट्रॉन 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9, तो जैसे 8 से ऊपर होने लगते हैं तो इनमें उल्टा, वहां इलेक्ट्रॉन डी में इतने इकट्ठा हो जाते हैं कि वो खुद आपस में इस चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि खुद ही क्या कर जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन अचानक से कर देते हैं, जिसकी वजह से अब अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन थोड़ी सी बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है, तो जो सबसे लास्ट सीरीज का लास्ट एलिमेंट है उनमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उनमें मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर उसमें 5D से ज्यादा 4D का और 4D से ज्यादा 3D का, मगर किस केस में, इन सीरीज के लास्ट एलिमेंट में। क्लियर? क्योंकि वहां पे क्या है, इंटरनल रिपल्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का। तो देखिए जैसे इनमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो इधर अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ये 3D का है, ये 4D का है, और ये क्या है, 5D का है। ठीक, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D, तो मेल्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए था, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, मगर है ये। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें D10, इसमें भी D10, इसमें भी 10, तो ये जेड इफेक्टिव के क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो उससे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, ये वाला फैक्टर गड़बड़ हो गया इसमें। रीजन क्या है, यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, किसकी वजह से, तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी किसका, डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी के इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी में बहुत ज़्यादा हाई हो गई। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आप क्या करें, किसी के आपने क्या कर दिया, किसी के आपने एक थप्पड़ मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, चौथा मार दिया, कब तक वो सहन करेगा, कभी ना कभी तो क्या कर जाएगा, उसका गुस्सा आप पे फूट ही जाएगा। ऐसे यहाँ है कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्शन नहीं कर रहा, माफ करो जा रहा उसको, मगर आप डी में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे तो खुद पे क्या हो जाएगी, भीड़ इतनी हो जाएगी कि खुद ही एक अंदर से एक बम फूट जाएगा, तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे जी, बहुत एकदम ट्रेंड से क्या है, ये उल्टा है, और जो उल्टे होते हैं वही क्या करता है, वहीं एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। चलिए यहाँ बात करें, ये किसके, पी ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के हैं, या एस ब्लॉक के हैं, तो ये क्या है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। कैसे पहचाना मैंने, देखिए ये 13 ग्रुप है, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये लास्ट पीरियड के एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। कैसे, तो इधर जाने से क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जानते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो रिपल्शन कम हो जाता है उसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ये सब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा है, नहीं तो वहां पे देखिए, अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सर्च करके देखिए, वहां निकल के आ जाएगा। चलिए दूसरा सेम कहानी, ये क्या है, 14 ग्रुप के एलिमेंट है, का सी गए ऐसन पंडित, तो सेम कहानी है यहाँ पे भी। क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज, किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ था तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था लेफ्ट टू राइट जाने से। रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए
किसी पर्टिकुलर 3D सीरीज के एलिमेंट की बात कर लो, 3D सीरीज के 3D 4D 5D सीरीज के अलग अलग एलिमेंट हैं, उनमें तो मैंने देख लिया, ठीक है, 3D से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D, और लास्ट एलिमेंट है तो उल्टा है, 5D से ज़्यादा 4D और 4D से ज़्यादा 5D। मगर किसी पर्टिकुलर सीरीज के एलिमेंट लो, जैसे 3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स हैं, ये इनकी बात करें तो देखिए, तो अगर 3D के जैसे स्केडियम है, टीआई है, बोरोनियम इस टाइम से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है एटॉमिक नंबर के साथ पहले इंक्रीज होता है, फिर एकदम से डिप में आता है, और फिर क्या है, फिर टॉप पे जाके फिर घटता है, मतलब पहले बढ़ा और फिर घटा, मगर बीच में एक डिप मिलती है एमएन की। ऐसे ही अगर हम 4D सीरीज में लेंगे तो एक डिप मिलेगी टीसी की, ठीक है। रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ, डिप क्यों मिलती है। पहले तो ये देखिए कि बढ़ क्यों रहा है फिर घट क्यों रहा है। इसमें नंबर ऑफ, अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड की बात करें 5, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, फिल करेंगे तो कितने अनपेयर्ड आएंगे 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 3, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 आ गए, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए एकदम से 6 हो गए, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने आ गए 5 आ गए, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने आ गए 4, फिर कितने आ गए 3, फिर कितना आ गया 2, फिर कितना आ गया 1, और फिर कितना आ गया 0। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मगर जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस फिर घटने लगे और घटने लगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटता जाएगा। अब इसका डिप क्यों मिला, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे तो ज़्यादा है, 5 है, इससे कम है, ठीक है नो डाउट, मगर उससे तो ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल फुल्ली हाफ फिल्ड है। देखिए डी ऑर्बिटल तो इसमें भी फुल्ली हाफ फील्ड करी, मगर ये ग्राउंड स्टेट नहीं होती। ग्राउंड स्टेट में तो D4 4s2 होता है, वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन एक बाद में हम यहाँ कर लेते हैं स्टेबल स्टेट करने के लिए। तो इसमें डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, तो ये क्या करेगा, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 अनपेयर्ड हैं। 5 अनपेयर्ड का मतलब क्या है कि इसके पास पैसे हैं, और ये पैसे हैं मगर ये पैसे जुए में या खेल में लगाएगा नहीं, ये क्यों शर्त में लगाएगा नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि अपने आप में क्या है स्टेबल। जुआ कौन खेलेगा या शर्त कौन लगाएगा या दांव कौन लगाएगा, जिस आदमी को लग रहा है कि पैसे की जरूरत है तो अपने पैसे क्या कर सकता है, वो जुए में लगा सकता, हो सकता है डबल हो जाए, मगर क्या है हार भी तो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में देखिए कोई भी बॉन्ड क्यों बनाएगा, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। ये अपने आप में इसकी जो पी ऑर्बिटल है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, मगर ये बनाएगा नहीं, क्योंकि अपने आप में क्या है, ये मैंने आपको बताया था डी ऑर्बिटल इनकी जब भी कोई सबसेल्स फुल्ली फिल्ड या फुल्ली हाफ फिल्ड होती है तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। किसकी वजह से, एक तो ड्यू टू सिमेट्री और दूसरा हाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, या मोर ट्रांजिशन। तो ये स्टेबल स्टेट है, इसलिए क्या है ये मेटेलिक बॉन्ड बना तो सकती है मगर बनाती नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और स्टेबल कॉन्फिगरेशन कौन सी, फुल्ली हाफ फिल्ड डी सबसेल है, तो ये क्या है स्टेबल, इसलिए जल्दी से बॉन्डिंग में जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए एकदम से मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या जाता है, डिप में। तो आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी सीरीज में, किसी भी डी सीरीज है, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा डिक्रीज, मगर बीच में एक डिप मिलेगी। अगर 3D की बात करें तो MN पे डिप मिलेगी, और 4D की बात करें तो TC पे डिप मिलती है। चलिए और कुछ बातें ध्यान देख लीजिए। ये कह रहा है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, बोरॉन का ही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो जनरली मेटल में ही काउंट किए जाते हैं, और मेटल में काउंट होंगे तो क्या देखेंगे मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड जनरली किस में हाई मिलेगा, जिसका साइज क्या होगा छोटा, और सबसे छोटा साइज किसका है, बोरॉन का। हाँ बात करें, ये कह रहा है मिनिमम, तो मिनिमम क्या होता है, गैल्मियम का होता है। होना तो किसका चाहिए, लास्ट वाले एलिमेंट का। लास्ट वाले एलिमेंट का बढ़ जाता है क्योंकि उसमें लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है एक तो इसलिए लास्ट वाले का बढ़ जाता है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें भी सीक्वेंस ऐसी होती है, पहले मेल्टिंग पॉइंट घटता है और फिर बढ़ता है। सबसे ज्यादा टॉप का पहले घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मिनिमम किसका हो जाएगा, GA का। एक और रीजन है, ये क्या है, ओपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, ओपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। किस टाइप की, इस टाइप का होता है GA2, ठीक। और जब भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगी तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड नहीं होगा, और इनकी कोवलेंट फॉर्म में आ जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है इस केस में। आ गई बात समझ में। तो ओपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे Mg में हो रहा था,
चलिए, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास अवेलेबल, उन सब एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, और सबसे कम क्या होगा? हीलियम। हीलियम क्यों? एक तो नोबल गैस है, वंडरवाल वीक वंडरवाल फोर्स है, और वीक वंडरवाल का भी बहुत ज्यादा वीक वंडरवाल फोर्स है क्योंकि मास इसका बहुत कम है। ठीक है, तो ये सबसे कम पूरी ऑल एलिमेंट में सबसे ज्यादा डायमंड का, नहीं कि कार्बन, कार्बन मतलब डायमंड फॉर्म, और मिनिमम किसका है? मिनिमम किसका है जी? देखिए, डायमंड एक एलिमेंट फॉर्म है, सिर्फ कार्बन ही तो होता है उसमें, और मिनिमम सबसे पूरे एलिमेंट में हीलियम का। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, अगर मेटल की बात करें तो मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन, W। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? टंगस्टन, जो क्या होता है, यानी कि बल्ब, बल्ब में जो यानी कि गूंज होती है अंदर, जो एक स्प्रिंग सा होता है, हल्का गूंज सी जो ग्लो करता है, वो उस किसका होता है? टंगस्टन का। इसीलिए क्या है, वो ग्लो कर जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, कम होता, तो ये मेल्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही ग्लो करता है बल्ब, तो ये गर्म होकर हीट होकर क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो जो घटिया, अगर हम क्या करें, घटिया क्वालिटी के बल्ब लेते हैं तो उनमें जो गूंज है वो टंगस्टन की बजाय किसी और की लगा देते हैं, नहीं कि उतना अच्छा टंगस्टन नहीं होता, इसकी वजह से अक्सर क्या हो जाते हैं, वो हीट होकर फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, दूसरा मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। अब मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसमें? मेटल के केस में, तो वो किसमें होता है? मरकरी। मरकरी आपने देखा होगा, अगर आप हाथ लैब में गए हो कभी, तो हाथ में ले लें तो एकदम क्या है? ड्रॉप की फॉर्म में, हाथ पे एकदम ऐसे फिसलता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है। आप उसको बिल्कुल हाथ पे बूंद रख के हाथों पर रगड़ दो, जैसे पानी रगड़ देते हैं वैसे हो जाएगा, मगर वापिस फिर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। तो ये मेटल है, मगर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे किस में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है। ऑलरेडी रूम टेम्परेचर भी इसको क्या कर देता है? मेल्ट कर देता है, और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मेटल में सबसे ज्यादा हो गया टंगस्टन, और सबसे लो हो गया Mg। एक बात ध्यान रखें, देखिए मैंने आपको कहा है, अगर टॉप 100 आप, मैं नहीं जानता कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या मेडिकल से रिलेटेड है या बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, जो भी जहां से भी जो भी पढ़ रहा है, बस मैं इतना कह रहा हूं कि आपको क्या है, अगर आप ये प्रॉपर लेक्चर देखते रहेंगे तो टॉप 100 में जरूर आएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे इंजीनियरिंग को लेके हो, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 100% हर एक क्वेश्चन का लिंक आपको इन लेक्चरों से मिलेगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जिसके बारे में मैंने आपको ना बताया हो।